गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को आना था, नहीं आया तो काफ़ी चिंता का विषय सब लोगों के लिए बन गया। मैं भी चाहता तो कल एक वीडियो डाल देता कि धैर्य रखो और नोटिफिकेशन आएगा। मैंने कोशिश की इसके पीछे छिपे रीजन को जानने की, एक कैंडिडेट को एसएससी ऑफिस तक पहुंचाया, उसका एक रिस्पांस मिला और मैं आपको कलेक्टिवली वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन की डेट कब आ सकती है और आखिर रीजन क्या रहा कि अपने बनाए गए कैलेंडर पे एसएससी न चूके, यूपीएससी न चूके, सेंट्रल के कम से कम कमीशन नहीं ही चूकते हैं, कोशिश पूरी रखते हैं वो। उनमें जो लोग हैं वो आप जैसे ही लोग हैं, पहले वो तैयारी किए, फिर वो सिलेक्ट हुए, फिर वो पोजीशंस पर पहुँचे। बस ये है कि वो बहुत फ्रेसिंग जोन के नहीं हैं, उनको समय हो गया है। उसके पीछे का जो रीजन है उसको कुछ चीज़ें समझने के बाद ही हम बताएंगे। तो आपको जो एक सोच होती है कि सब कुछ एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट का नाम आगे किया जाता है और उसी के बेसिस पे आप सोचते हैं, चाहे वो सरकार कह लो, चाहे मोदी सरकार कह लो, चाहे बीजेपी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें थोड़े अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा ट्रुथफुल होने में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको हम जो भी बातें ये कह रहे हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है और मुझे लगता है अप टू द नियरेस्ट ट्रुथ भी है। 16 जून 2024 को टर्म जो प्राइम मिनिस्टर का है करंटली सर्विंग, ये ख़त्म होगा, क्लोज होगा। इसके पहले पहले ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि कौन सेंट्रल में एज ए प्राइम मिनिस्टर आएगा। कभी कभी आपको या सबको लगता है कि इन लोगों का जो चीज़ें तय होती हैं वो तय समय पर ही होती हैं, जो बॉडीज हैं वो रिजल्ट भी तय समय पे निकालते हैं, ये अपनी सीट छोड़ने के तुरंत बाद अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, जबकि जो स्टूडेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो इसकी भी कुछ एक सलूशन है, लेकिन उस सलूशन में अभी आप उस बॉडी के तौर पे हैं नहीं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सुधार नहीं पाएंगे। ये लोग एग्जिस्टिंग हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहे हैं, तो उनके लिए बिगाड़ पाना 10 लोगों के बस की बात भी नहीं है। कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री जी भी 6 महीने इंतज़ार कर लें कि मेरा नोटिफिकेशन कब आएगा, मेरा चुनाव कब आएगा, तो फिलहाल में तो वो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं 15 दिन से कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा। तो उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि पावर है इलेक्शन कमीशन के पास इंतज़ार कराने की। उनके साथ भी खेला हुआ है, उनके साथ खेला ये हुआ है कि जो पहले इलेक्शन कमीशन में चुने जाते थे उनके साथ ये होता था कि उनकी जो नियुक्ति होती थी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पे की जाती थी। और चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते थे। यानी क्रिटिकली जो व्यक्ति चुन के आता था वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के मन का होगा ऐसा नहीं होता था, वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट होगा, ये इस बात से जाहिर होता है। लेकिन जो अभी वो बनाया गया है अमेंडमेंट 2023 का, उसके हिसाब से अब प्रधानमंत्री सीजेआई को हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को हटा के एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से नामित किया जाएगा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, और लोकसभा में विपक्ष के नेता में किसी की भी मान्यता न होने पर विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को ही विपक्ष का नेता माना जाएगा। मान लो अगर इस बार ऐसा हो जाए बाई द वे किसी भी तरीके से, तो फिर ये तीनों जो है प्रधानमंत्री के ही हो जाएंगे और फिर जो निर्वाचन आयुक्त चुना जाएगा वो उन्हीं का होगा। और फिर तो आप समझ ही सकते हैं, अगर उसी ढलान में सोचें, जहाँ तक उसी ढलान में सोचना भी चाहिए, क्योंकि क्या उनकी बात के खिलाफ कुछ जाएगा। तो ये चीज़ अभी लागू नहीं हुई है। अभी राजीव जी जो हैं वो 2022 को चार्ज लिया था, ये 2023 में आया है। अगर इनको हटा के कोई दूसरा बना दिया जाए अभी, इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आपकी डेट्स पॉसिबली हैं आज आ जाएं। क्योंकि कल मुझे जो एक मिला है डॉक्यूमेंट, उसमें 14 या 16 अप्रैल से लेके 30 मई को रिजल्ट दिखा रहे हैं, और भी बीच में डेट्स हैं कब, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरीके से। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एसएससी जेई के लिए जो 4, 5, 6 तारीख हैं, उन्हें 29 फरवरी के नोटिफिकेशन से ज़्यादा तनाव ये है कि उस नोटिफिकेशन में उन्हें डेट को स्पेसिफाई करना है, और वो डेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, मोस्ट ऑफ द केसेज में नोटिफिकेशन बना हुआ रखा है। तो वो जो डेट्स हैं
उन डेट्स पे अगर ये जो मुझे कल मिला है शाम को 8:30 बजे, अगर वो ऑफिशियल सीम्स टू बी ऑफिशियल लग रहा है, मैं नहीं दावा करता हूँ क्योंकि अभी ये चीज़ ऑफिशियली नेट पे आई भी नहीं है, तो अगर वो 30 मई को एंड हो रहा है तो ये 4 या 5 के आसपास तो मोदी जी हो सकता है स्वर्ण मतलब उस चीज़ को शपथ लें, अगर वो सिलेक्ट होते हैं या फिर जो भी सिलेक्ट होता है। लेकिन 16 जून को उनका टर्म ख़त्म हो रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ होता है, इस चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होगी, मे भी अलाउ होता हो। तो कई चीज़ें हैं। अब ये डेट्स अगर हम कह रहे हैं कि ये डेट्स तो फिर पहले से क्यों दे दी गई? जहाँ तक मुझे लगता है पहले से ये एज्यूम होगा कि अगर सेंट्रल लेवल पे सजेशन किया जाता है इलेक्शन कमीशन को, प्लीज़ मैनेज एवरीथिंग बिफोर 10 मई, बिफोर 20 मई, तो ये पॉसिबल होता। कितना फ़र्क पड़ता है इलेक्शन का कि ये डेट्स पे करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? अगर इलेक्शन ओवर हो जाते हैं 2-3 दिन में, कराने में क्या दिक्कत है? वो तो ऑनलाइन होता है, उसकी टीम अलग होती है। ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो चीज़ें बदलती हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट में, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। जब आप उसके सिस्टम के अंदर रहेंगे या उन लोगों से बात करेंगे जो सिस्टम में काम करते हैं, बहुत लोड होता है। इवन जितने जेई हैं, आप अभी से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे चुनाव में कोई गलती ना हो। एक के बाद एक नोटिस आती है, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट बनेंगे, कुछ पीठासीन अधिकारी बनेंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, उन्हें जो फाइनल आदेश दिया जाता है, उनका एग्ज़ाम होने की डेट आई नहीं है अभी। तो आपके एग्ज़ाम की डेट अब आ जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। समझिए कि रूलिंग पार्टी एकदम इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो इस वजह से ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये रोका गया है। और मुझे उम्मीद है कि जैसी बातचीत हुई है, मैं उस वर्डिंग को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें ये इशू बनता है कि जो भी कैंडिडेट गया वो कहेगा कि सर इस ट्रूथफुलनेस में इतना भी ट्रूथफुल नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन बताना चाहिए। उसका कंक्लूजन यही है कि दे डोंट वांट एनी इशू टू बी इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर इलेक्शन कमीशन पे अभी जोर नहीं है, ये बात मान के चलिए, और स्पेसिफिकली जब एग्ज़ाम होता है तो टीचर अगर चाले तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है उस बच्चे के प्रति भी जो क्लास में उसका सबसे फेवरेट होता है। अगर चीटिंग नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, तुम्हारे जितने नंबर आएंगे तुम्हें उतने ही मिलेंगे। तो एटलीस्ट अप टू द रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपका चंडीगढ़ वाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वहाँ का भीतर का आप वीडियो देखिएगा, 25-30 मिनट का है, जो क्वेश्चनिंग की चंद्रचूड़ जी ने उसका, जिसने वहाँ पे क्रॉस साइन लगाए थे, वो देखने लायक है मतलब वीडियो। तो इसका मतलब इस समय ठीक ठाक है, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पावर है और वो अपने हिसाब से देगा। तो आपका एग्ज़ाम इस बात पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, जो डेट्स आती हैं एग्ज़ाम होगा और अप टू फ्राइडे इसकी डेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अप टू फ्राइडे। एंड मोस्ट डिपेंडेंट, अगर आज इसकी डेट आ जाती है कि इलेक्शन, तो आपको 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन में इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी कि ये मतलब 1 मंथ डिले है या 2 मंथ डिले है, ये पता चल जाएगा, या ये डेट्स में कोई रीशेड्यूलिंग हुई है, ये पता चल जाएगा। तो तैयारी में कोई कमी ना रखिए। हाँ, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं, सामने एक स्क्रीन लगी रहती है, जैसे ही SSC-JEE का नोटिफिकेशन अगर आता तो सामने स्क्रीन पे आपके लिखा होता कि आपके लिए एक ऑफ़र है, जो 4,500 का बैच था वो 2,000 का हो गया है, और नीचे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते। जैसे ही वो वीडियो पढ़ता 2 घंटे के बाद यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 1000 इनरोल्ड हो जाते। 2000 में 1000 का गुणा कर लो, 1 जीरो बढ़ेगा 20,000, 2 जीरो बढ़ेंगे 2 लाख, 3 जीरो बढ़ेंगे 20 लाख। वो अमाउंट 20 लाख फिक्स हो जाता। फिर उनकी कंटेंट राइटिंग की टीम तैयार होती और आपके सामने उड़ेल दी जाती यूट्यूब पर वीडियो और आपके उस 2000 में ख़रीदे गए कोर्स में चीज़ें। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको उस चीज़ों का कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये एक शौक़, उन स्टूडेंट को तो पता है कि चीज़ें ठीक ठाक तरीके से होंगी, कि कोचिंग वालों के लिए शौक़ है। मैं खुद को उस जोन में कभी रखा नहीं हूँ और ना कभी मानता हूँ, और पढ़ाने के तरीके से भी आप वाकिफ़ हैं कि मैं उस तरीके से सोचता भी नहीं हूँ। तो एक तरीके से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी लोग, चूँकि ये वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है कि आप हमें ना चाहते हुए भी सुनने की कोशिश करेंगे, इस बात को याद रखिए कि बीटेक पास आउट होना अपने आप में एक लेवल का माइंड सेट होना है, और पूरी तरीके से
इस स्थिति में पहुंच जाना कि हमें किसी भी स्थिति में सरकारी नौकरी मिले, चारों तरफ बेरोजगारी है, और ये बात जब इनके मुख से निकलेगा तो ये आप समझ लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश में राजभर जैसे लोग विधानसभा के भीतर बैठकर बोलेंगे, चंद्रशेखर जैसे लोग उत्तर प्रदेश के नेता होंगे, और बाकी लोग आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर 4 से 6 लोग ऐसे हैं जो कागज़ को बिना देखे बोल पाते हैं। हमारा कहना ये है कि भारत में पॉलिटिक्स में लोगों की इतनी वाइडनेस है, और पॉलिटिक्स से ही सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं। कोई अगर आपकी नौकरी निकलनी है तो वो गवर्न हो रही है। तो इस चीज़ को मतलब मुझे ये लगता है इस पे एक अलग वीडियो होना चाहिए कि बीटेक माइंडसेट पूरी तरीके से इतना डिपेंडेंट, इतना भयभीत, इतना ज़्यादा वैसा ना हो। उसके तमाम ऑप्शंस, उसमें खुद क्षमता है, अगर कोई दूसरा कहे कि ऑप्शन नहीं है, उसमें खुद क्षमता है वो ऑप्शंस को दिखा सके, और ऐसे लोगों ने पूर्व में किया है। इस समय एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हावी हो जाती है। अगर एक छोटी सी चीज़ उसने सोची तो उस पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हावी हो जाती है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने तल पे समझिए, और कम से कम अपने आप को लुटने से उस सेंस में बचाइए जहाँ कलेक्टिव लूटा जा रहा है, उसके हिस्से ना बनिए। कलेक्टिव लुटाई के खुद को हिस्सा ना बनाइए। अगर वहाँ अगर ग्रेविटी हो तब तो ठीक है, अगर आपको वहाँ ग्रेविटी नहीं दिख रही है, वहाँ सनसे दिख रहा है, वहाँ रिसर्च नहीं दिख रही है, तो अपने आप को बचाइए। इस बात को मेरा मतलब बहुत इंटेंशनली कहना है। बाकी एग्ज़ाम होगा और बहुत जल्द आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट, दैट इज टेल्ड बाय द एसएससी ऑफिशियल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।